क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कोई पैदा ही क्रिमिनल ले? Well, take few seconds and think about it. I couldn't think of any. पर कुछ समय पहले तक ये इंडिया के बहुत सारे कम्युनिटीज की रियलिटी थी। क्रिमिनल बाय बर्थ, ये कोई एब्सर्ड कॉन्सेप्ट, फिक्शन या डिस्टोपिया नहीं। It all started in year 1871 with a law called Criminal Tribes Law. कोलोनाइजेशन का एक और ब्रूटल कंट्रोल मैकेनिज्म जिसने लाखों लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट किया और आज भी करती आ रही है। जस्टिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्शंस, राइट? कि तुमने चोरी की इसलिए तुम चोर हो। बट दिस लॉ शिफ्टेड द सिस्टम टू कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ अ कम्युनिटी, कि तुम बस किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो इसीलिए तुम चोर हो। क्रिमिनल बनने के लिए कोई क्राइम करने की जरूरत ही नहीं थी, बस आपने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में पैदा लिया है इसलिए आपको क्रिमिनल ब्रांड कर दिया जाता था। Wait, what? How is this even possible? इस कहानी की शुरुआत होती है 1857 की म्यूटिनी से, when British government took over the control of India from East India Company on the pretext of reorganizing its administration and finance. ब्रिटिश गवर्नमेंट की एंट्री के साथ ही एंट्री हुई कॉलोनियल माइंडसेट की, जिसका फंडा ही था एक्सप्लॉयटेशन एंड सप्रेशन। एक कॉन्सेप्ट है व्हाइट मैन्स बर्डन, सुना है कभी? रडियट किपलिंग की एक पोयम है जिसका नाम भी व्हाइट मैन्स बर्डन है। ये कॉन्सेप्ट वहां से आया है और ये कॉलोनियल माइंडसेट को परफेक्टली सम अप करता है। इट बेसिकली सेज दैट कॉलोनियल पावर्स को ऐसा लगता था कि नॉन वाइट सोसाइटी को सिविलाइज एंड एजुकेट करना उनकी मॉरल एंड ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी है। कोलोनाइजेशन एक सेल्फलेस एंड नोबल मिशन है जिसका फायदा कोलोनाइज नेशन को होगा। इसमें रेशियल सुपीरियरिटी और इनहेरेंट एक्सप्लॉयटेशन की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है कि डेलुलू शब्द इन्हीं के लिए बना है? इनकी आइडियोलॉजी यही थी कि जो कोलोनाइज नेशन है उनका सिविलाइजेशन बहुत बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव है और हमें इंसान बनाने का ठेका इन्हें मिला हुआ है। Obviously nobody believed their महानता का story. Everybody knew they were here for their economic interest and often at the expense of local industry and traditional livelihood. So 10th May 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट मेजर अपराइज हुआ। It is also called the First War of Independence. ये ऐसे तो एज अ सुपॉय म्यूटनी मेरठ में शुरू हुआ, बट इट स्प्रेड अक्रॉस सेंट्रल, ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ इंडिया। ये अपराइज ऑलमोस्ट एक साल चला टिल 10th जून 1858 और इसमें लाखों लोगों की जान गई। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे और ऐसे कई प्रोमिनेंट लीडर्स ने इस वॉर को लीड किया। इनकी ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइसेस की कहानी थैंकफुली गॉट कैप्चर्ड इन आवर हिस्ट्री। But do you know who got left out? Our marginalized and nomadic communities. पता नहीं क्यों कोई इनके बारे में बात ही नहीं करता, ना इनके बारे में नॉर्मली चर्चा होती है। Believe me when I say this कि ये 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन की सजा आज भी भुगत रहे हैं। कैसे? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इस रिवोल्ट के पहले भी मार्जिनलाइज्ड एंड नोमैडिक कम्युनिटीज को अंग्रेजों से डीप सीटेड नफरत थी। एक तो अंग्रेज इनके कलेक्टिव यूसेज ऑफ रिसोर्सेज एंड इनके फ्री मूवमेंट को थ्रेट मानते थे और इन्हें पैरासाइट्स की तरह ट्रीट करते थे। अंग्रेजों ने इनके अगेंस्ट कई एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रखी थी, जैसे प्राइवेट लैंड ओनरशिप पॉलिसी। इसमें जमींदारी सिस्टम के थ्रू ट्राइबल्स के लैंड को सीज करके जमींदार या मनी लेंडर्स को दे दिया जाता था। और अंग्रेजों की सेडेंट्री एग्रीकल्चर पॉलिसी ने इनके ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया था। एंड सो दे बिकेम द फ्रंट लाइनर्स इन द वॉर ऑफ 1857 एंड प्लेड वेरियस रोल्स। अब ये जो कम्युनिटीज थे इन्हें अपने एरिया का बहुत ज़्यादा नॉलेज था और विद इन कम्युनिटीज़ भी इनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इन्होंने बाकी रेबल्स को फूड एंड शेल्टर सप्लाई किए, उनके लिए मैसेंजर्स एंड स्पाई बने। जो नोमैडिक ग्रुप थे दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन ट्रांसमिटिंग मैसेजेस बिटवीन द रेबल ग्रुप्स। एंड इट वाजंट जस्ट द मेन, इवन द विमेन ऑफ दिस कम्युनिटी प्लेड हीरोइक रोल्स। दलित कम्युनिटी की झलकरी बाई डिस्गाइज्ड हरसेल्फ एज रानी लक्ष्मीबाई सो दैट रानी लक्ष्मीबाई बैटलफील्ड से सेफली निकल पाएं। और पसी कम्युनिटी की उदा देवी जो वाजिद खान के विमेन बटालियन में थी, उसने द वॉर ऑफ सिकंदर बाग में अंग्रेजों को पानी पिला दिया था।
और बताऊं, कभी भील ट्राइब का नाम सुना है? क्या तुम्हें पता है कि इस म्यूटिनी में उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल था? जब कानपुर को ब्रिटिश ने रिकैप्चर कर लिया एंड रिवोल्ट वाज ऑलमोस्ट सप्रेस्ड इन नॉर्थ इंडिया, तो तात्या टोपे डिसाइडेड टू एंगेज विद ब्रिटिश आर्मी यूजिंग गुरिल्ला वॉरफेयर। पर इसके लिए उन्हें ज़रूरत थी लोकल कोऑपरेशन की, उन लोगों की जिन्हें विंध्य और सतपुरा के रेंजेस, वहाँ के जंगल और टेरेन का बहुत अच्छा नॉलेज हो। और इसमें उनकी मदद की भील ट्राइब ने, जिसके लीडर थे भीमा नायक। दे प्रोवाइडेड क्रूशियल सपोर्ट टू तात्या टोपे। इन्होंने अंग्रेजों के कम्युनिकेशन एंड सप्लाई चैनल को कंप्लीटली पैरालाइज कर दिया। इंदौर से मुंबई के बीच में इतने डिस्ट्रप्शंस किए कि अंग्रेजों को वहां से अपनी ट्रूप हटानी पड़ी और अपने वॉर एफर्ट्स को कहीं और डाइवर्ट करना पड़ा। भील डोमिनेटेड एरिया घने जंगलों से घिरे थे, जिसे अंग्रेज पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे। That's why it became the base for regrouping, rearming and planning the next move. भीमा नायक और तात्या टोपे के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ने सेंट्रल इंडिया में इस रेबेलियन को जिंदा रखा। तात्या टोपे का नाम तो मैंने सुना है, शायद क्लास 8 के हिस्ट्री के बुक में पढ़ा भी था। बट व्हाट अबाउट भीमा नायक? भाई, इनका नाम क्यों कन्वीनियंटली एक्सक्लूड कर दिया गया? एक और फ्रीडम फाइटर थे, कोतवाल धन सिंह गुर्जर। ये बहुत ही प्रोमिनेंट गुर्जर फैमिली को बिलोंग करते थे और मेरठ के सरदार कोतवाली में कोतवाल थे, मतलब चीफ पुलिस ऑफिसर। सो 10th में 1857 को सिपाहियों ने गाय की चर्बी वाला कार्ट्रिज यूज करने से मना कर दिया। यहाँ से सिपाही म्यूटिनी शुरू हुई। इनिशियली 85 सिपाहियों को कोर्ट मार्शल किया गया। इन्हें जॉब से डिसमिस कर दिया गया और इन्हें 10 साल के जेल की सजा सुनाई गई। धन सिंह गुर्जर ने अपने साथ हजारों गांव वालों को इकट्ठा किया। इसमें से मोस्टली गुर्जर कम्युनिटी के लोग थे और जाकर पुलिस स्टेशन के सारे सेल्स खोल दिए। इसमें 85 कोर्ट मार्शल सिपाहियों के साथ साथ 800 और इंडियन प्रिजनर्स थे। दिस हीरोइक एक्ट ऑब्वियसली डिडंट गो अनपनिश्ड। अंग्रेजों ने इनके गांव पे अटैक किया, सैकड़ों लोगों की जान गई। इन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई। ही वॉज हैंग्ड ऑन 4 जुलाई 1857। थिंक अबाउट इट, इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। पर आज के जनरेशन में कितने लोगों को धन सिंह गुर्जर का नाम भी पता है? स्वतंत्रता सेनानियों के लिस्ट में कितने बार इनका नाम का आपने मेंशन सुना है? जैसे मैंने पहले कहा कि our marginalized and nomadic community played a very significant role in our war against British Raj. But their sacrifices mostly went undocumented and unnoticed. मुझे पता नहीं क्यों, अगर आपके मन में कोई थॉट्स या आइडियाज़ हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। इस म्यूटनी तक ब्रिटिश राज इन कम्युनिटीज़ को सप्रेस करते आ रहे थे, पर इस म्यूटनी के बाद उन्हें इनकी रियल ताकत का पता चला था। Their unpredictability was a threat to British सरकार। ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को सेटल्ड, लो अबाइडिंग एंड टैक्सेबल पॉपुलेशन पसंद थी। नोमैडिक कम्युनिटीज घूमती रहती थी क्योंकि ये उनके ट्रेडिशनल इकॉनमी एंड लाइवलीहुड का तरीका था। इनमें से कुछ चरवाहे थे, कुछ आर्टिस्ट थे जो गांव-गांव घूम के पैसे कमाते थे। अब इन्हें एडमिनिस्टर, ट्रैक और टैक्स करना बहुत मुश्किल था और इसीलिए ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ज़रूरी था इन्हें कंट्रोल करना, इनके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना। और यहाँ से क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 का जन्म हुआ। An act based on फर्जी theory of social Darwinism and their own cultural prejudices. वैसे सोशल डार्विनिज्म है क्या? ये एक स्यूडो साइंटिफिक थियोरी है। ये द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के प्रिंसिपल को ह्यूमन सोसाइटी पे अप्लाई करती है। इसके हिसाब से जो वेल्दी और सक्सेसफुल होते हैं वो इनहेरेंटली ही सुपीरियर होते हैं और जो पुअर और वीक होते हैं उनका सोसाइटी में नेचुरली ही नीचा स्टेटस होता है। मतलब कुछ भी। अब मिक्सिंग सोशल डार्विनिज्म की बकवास थ्योरी विद अ बेसलेस थ्योरी कि अंग्रेज कल्चरली हमसे सुपीरियर है, दे केम अप विद इवन मोर इडियोटिक थ्योरी। इट स्टेटेड दैट क्राइम वाज एन इनहेरिटेड ट्रेट passed down through generations. Clearly, this act was nothing but a tool to control and exploit this diverse population. Since now you know ये act क्यों बना और कब बना, wait till you hear its implementation and key elements. It keeps getting worse. तो इसकी शुरुआत होती है नोटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन से।
सो पहला स्टेप था टू नोटिफाई अ कम्युनिटी। ये कोई जुडिशियल प्रोसेस नहीं था, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर गवर्नर इन काउंसिल को जाकर रिपोर्ट कर सकता था कि किसी ग्रुप ऑफ लोग या कम्युनिटी को नॉन बेलेबल सीरियस ऑफेंस करने की आदत है, दे आर एडिक्टेड टू इट। इसमें एडिक्शन को डिफाइन नहीं किया गया था और इसके लिए किसी एविडेंस की भी जरूरत नहीं थी। हाउ कन्वीनियंट। और जैसे ही गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेती थी, उस पूरे कम्युनिटी को क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था। एंड इट जस्ट डिडंट कवर द पीपल हु वर अलाइव, ये उनके आने वाले जनरेशन को भी पास डाउन होता था। मतलब एक बार अगर कोई कम्युनिटी नोटिफाई हो गई तो उसमें जो भी बच्चा पैदा लेगा वो क्रिमिनल लेबल हो जाएगा। एंड यहां से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ क्रिमिनल बाय बर्थ का। Imagine a newborn baby born with a tag of a thief, a murderer, a criminal. ये सुनने में ही कितना absurd और घटिया है। अब जब एक कम्युनिटी नोटिफाई हो जाती थी तो उसके हर मेंबर को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता था। इसमें बूढ़े, बच्चे और औरतें भी शामिल थे। रजिस्टर नहीं करना एक पनिशेबल ऑफेंस था। इन रजिस्ट्रेशन के थ्रू ब्रिटिश राज के पास इनके डिटेल्ड रिकॉर्ड अवेलेबल हो गए, जिससे इन्हें ट्रैक एंड मॉनिटर करना बहुत इजी हो गया। अब क्योंकि अंग्रेजों के लिए ये क्रिमिनल थे तो इनके लिए रिहैबिलिटेटिव मेजर्स लिए गए। सीधे शब्दों में इनसे अपने प्लांटेशन, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री में चीप लेबर करवाए गए। रेलवे सेक्टर्स में तो इनसे बधवा मजदूरी करवाई गई। अब इन नोटिफाइड कम्युनिटीज को हमेशा सर्वेलेंस में रखा गया। वयस्क मर्दों को कई बार दिन में 2 बार सुबह और शाम पुलिस स्टेशन जाके अटेंडेंस लगाने पड़ते थे। इसे रोल कॉल कहा जाता था। रोल कॉल मिस करना एक पनिशेबल ऑफेंस था। ये सब बस इसीलिए कि इनके फ्री मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, सो दैट ये कलेक्टिवली कोई रिबेलियन प्लान ना कर पाए। दे वर कन्फाइंड टू द विलेजेस और डेजिग्नेटेड सेटलमेंट्स। इनके मूवमेंट पे कंप्लीट रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। बगल वाले गांव में जाने के लिए भी इन्हें पुलिस से पास इशू कराने पड़ते थे। अब उनका सोचो, जो नोमैडिक्स थे, जिनकी लाइवलीहुड ही ट्रैवलिंग पर निर्भर थी, जैसे आर्टिस्ट, वो गांव-गांव घूमकर ही पैसे कमाते थे। उनसे उनकी आर्ट और उनकी लाइवलीहुड दोनों छीन ली गई। एंड हियर्स वेयर इट गेट्स इवन मोर ट्विस्टेड। इस लॉ में कलेक्टिव पनिशमेंट का भी प्रोविजन था। सो मान लो एक क्राइम हुआ और आपकी कम्युनिटी का भले ही एक मेंबर उस क्राइम में इन्वॉल्व हो, पूरी कम्युनिटी को सजा भुगतनी पड़ती थी। इस क्रूअल सिस्टम के कारण लोग हमेशा डर में रहते थे। अब घटियापन की भी एक लिमिट होती है, राइट? बट अंग्रेजों के सिलेबस की ये बाहर की बात थी। इन सर्टेन सिचुएशंस इन्होंने सीवियर इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर बच्चों को उनके परिवार से जबरदस्ती छीनकर पीनल कॉलोनीज में डाल दिया, कॉलिंग इट रिफॉर्मेटरी स्कूल्स। और इस बकवास के पीछे ये लॉजिक दिया कि ये उन बच्चों को इनहेरेंट क्रिमिनल टेंडेंसी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मसीहा, इट वाज अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम सोशल इंजीनियरिंग डिजाइन्ड टू ब्रेक फैमिली, इरेज कल्चरल आइडेंटिटीज। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्रिमिनल ट्राइब्स के लिए स्पेशल सेटलमेंट्स एंड कॉलोनीज भी बनाई गई थी। एक था पीनल सेटलमेंट। इसे एक ओपन एयर प्रिजन की तरह समझो। ये बैरन आइसोलेटेड एरियाज में बनाए गए थे, इनके ट्रेडिशनल हैबिटेट से बहुत ज़्यादा दूर। यहाँ इन्हें गरीबी में रखा जाता था, इनसे मजदूरी कराई जाती थी, इन्हें किसी चीज़ की फ्रीडम नहीं दी गई थी। इमेजिन लिविंग अ लाइफ लाइक दैट। दूसरा था रिफॉर्मेटरी सेटलमेंट। यहाँ लोगों को रिहैबिलिटेट करने को लाया जाता था। और जैसे मैंने पहले बताया, रिहैबिलिटेशन मतलब फ्री एंड चीप लेबर। The idea was simple, to convert these community into docile labor, जिन्हें वो अपने फार्मिंग एंड इंडस्ट्री में यूज कर सकें। अब टारगेटेड कम्युनिटीज और नेशनल लीडर्स ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी। उन कम्युनिटीज जिन्हें नोटिफाई किया गया था, उन्होंने इसे मानने से मना कर दिया था, खुद को रजिस्टर नहीं किया, रोल कॉल्स पे नहीं गए और इसकी सजा भी भुगतें। मद्रास प्रेसिडेंसी मतलब करिंदे तमिलनाडु में यू मुथुरामलिंगम थेवर के लीडरशिप में रैलीज निकली। 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने पब्लिकली इस एक्ट को डिनाउंस किया। He called it monstrous and negation of all civil liberty. B.R. अम्बेडकर ने भी इस डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट को रिवोक करने की डिमांड की थी। एंड फाइनली पोस्ट इंडिपेंडेंस 1949 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी बनी एंड 1952 में इस एक्ट को रिवोक कर दिया गया। जिन कम्युनिटीज को डीनोटिफाई किया गया उसे डीएनटीज कहा गया।
बट इस रेवोकेशन के साथ जन्म हुआ एक नए एक्ट का, द हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट। अब इवन दो इसकी लैंग्वेज न्यूट्रल है, इसमें बाय बर्थ को हैबिचुअल कहा गया है और ये लॉ थोड़ा कम डिस्क्रिमिनेटरी है, बट इट कंटिन्यूज टू टारगेट द सेम कम्युनिटीज। सो बेसिकली नाम बदला, थोड़ा सा काम बदला, बट वही स्टिग्मा, वही प्रेजुडिस। पुलिस के लिए ना ये दोनों एक्ट ऑलमोस्ट सिनोनिम है। DNTs are often harassed by police. इनके लीगल राइट्स को बहुत ईजिली इग्नोर कर दिया जाता है और इनका सर्वेलेंस आज भी चालू है। सोसाइटी में ना आज भी इनके अगेंस्ट बहुत स्टिग्मा है, लीडिंग टू द सोशल एक्सक्लूजन एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। गुनाह होता है या कुछ डकैती होती है तो पहले पुलिस वाले या गाँव वाले कम्युनिटी के बारे में उनको कहा गया है कि एक लोग क्रिमिनल है और वो लोग इसी तरह से उनको देखते हैं। वो चाहे हाउसिंग हो या एजुकेशन हो या एम्प्लॉयमेंट हो, इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इतना कॉमन है कि इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बिकम अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। And so the whole cycle of poverty and vulnerability continues. आज़ादी के 80 साल बाद इनकी पॉपुलेशन 60 मिलियन होने के बाद भी ये पॉलिटिकली अंडर रिप्रेजेंटेड एंड नेग्लेक्टेड हैं। इनमें से कई कम्युनिटी को न SC, न ST, न बैकवर्ड की कैटेगरी में डाला गया है। इनमें से कई लोगों के पास न राशन कार्ड है, न आधार कार्ड है, क्योंकि उनको बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वही इनके पास अवेलेबल नहीं है। अब इस कारण ये गवर्नमेंट बेनिफिट्स का भी फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। एंड जस्ट टू सर्वाइव ये या तो डेंजरस बिजनेसेस में घुस जाते हैं या दे एंड अप बेगिंग। गवर्नमेंट ने इनके लिए कमीशंस एंड वेलफेयर कमिटीज़ बनाई हैं, बट अभी तक इनकी स्थिति में ज़्यादा कुछ सुधार नहीं हुआ है। 2022 में एम्पावरमेंट ऑफ DNTs के नाम से एक स्कीम शुरू हुई है टू हेल्प देम विद देयर हाउसिंग, फाइनेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ, बट राइट नाउ इट्स टू सून टू टॉक अबाउट इट्स इफेक्टिवनेस। DNT कम्युनिटीज़ ने आज़ादी के जंग में बढ़ चढ़ कर पार्ट लिया, पर आपने और मैंने इनके बारे में सुना तक नहीं था। Their sacrifices largely went unsung. इन्हें क्रिमिनल बाय बर्थ डिक्लेयर कर दिया गया, इनके परिवार टूटे, इनकी ज़मीन छीनी, इन्हें डीह्यूमनाइज किया गया, इनका बेसिक ह्यूमन राइट्स छीन लिया गया। एंड द सैड पार्ट इज दैट मेनी DNT families face the harassment even till today. पर आज आज़ादी के 80 साल बाद भी अगर इनकी हालत में कोई सुधार नहीं है, अगर ये इग्नोर्ड है, अगर इनके लिए सोसाइटी में अभी भी स्टिग्मा है, अगर ये अभी भी अंडर प्रिविलेज्ड है, तो इट्स नॉट द ब्रिटिश टू बी ब्लेम्ड, इट्स अस। It's a reminder that a fight against injustice didn't end with independence. It's an ongoing process, an effort to rectify our past wrongs. वैसे मेरा नाम है प्रिया and you're watching Akara. Here we tell the stories that matter. वैसे अगर आपके पास इस टॉपिक या इस कम्युनिटी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है तो हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। वी वुड लव टू रीड इट। और जाने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।